हेलो एवरीबॉडी, वेलकम चैनल। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं अपना स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ आप सबों के सामने। आप लोग अपना स्क्रीन को देखिए और कहिए कि आपको विजिबल है या नहीं। आपके सामने स्क्रीन में ला रहा हूँ। Let's see। हम लोग ने लास्ट क्लास यहाँ तक डिस्कस लास्ट क्लास में लोग लेक्चर नंबर 1 देखा था ना। लास्ट क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 1 देखे थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग और कुछ देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ कहाँ देखा है, क्या क्या पढ़ा है, से एक आइडिया लग जाएगा आपको भी। तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सेट्स के बारे में पढ़ा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ा था, एग्जाम्पल के साथ पढ़ा था। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में दो होता है, रोस्टर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ठीक है, ये ऐसा आपको मतलब कि केवल सीबीएसई के लिए ही याद रखना है, स्कूल एग्जाम्स के लिए याद रखना है। जेई मेंस के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो लेक्चर है ना, फर्स्ट लेक्चर बेसिकली बेसिक से जेई मेंस के लिए भी और साथ साथ में स्कूल लेवल के लिए भी। याद उतना ही रखिए जितना मैं बता रहा हूँ, उससे ज्यादा मत याद रखिए। तो एक रोस्टर फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, फिर हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, हम लोग ये भी यूज करते हैं, सिंपल का भी याद रखिएगा कि सिंपल क्या क्या हम लोग यूज करते हैं। फिर हमने नेक्स्ट में हमने ये भी यूज किया था कि इंपॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में देखा था, हमने सिंबल्स को कैसे यूज कर रहे थे, क्वेश्चन भी किया था साथ साथ। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक दो तीन तीन क्वेश्चन किए थे और फिर क्लास एंड हो गई थी। आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हम लोग लेक्चर नंबर 2 पे टाइप्स ऑफ सेट्स को पढ़ेंगे। जी हाँ, मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था लेक्चर नंबर 1 में कि हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स को लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स क्या है? टाइप्स ऑफ सेट्स यानी कि सेट्स के कुछ टाइप्स। तो कितने टाइप्स हमारे पास? एक तो नल सेट, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट के बाद है फाइनाइट सेट्स, इनफिनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, यूनिवर्सल सेट्स, और एक लास्ट में सबसेट। ठीक है, और भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले आपके पास आता है नल सेट। नल सेट क्या होता है? नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं। और इसको फाई से या तो फिर कर्ली ब्रैकेट से, ऐसे कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए तो वो आपका काम हो गया। अब जैसे कि ये है, क्या ये नल सेट है? नहीं, ये नल सेट नहीं है। लिखा हुआ है इसलिए क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये नल सेट है ही नहीं। हम ठीक है इसको फाइव से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना इसको उठा के यहाँ डाल देंगे। तो ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो जाता है। इसको हम लोग एलिमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। अब क्या इसको उठा के डाल दे? क्या नहीं, इसको अगर तुम उठा के डाल दोगे तो फिर प्रॉब्लम है, ये भी एक एलिमेंट हो जाएगा। ये भी एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो सकता है। तो कौन कौन से हैं नल सेट के एग्जाम्पल, ये मैं यहाँ तीन रखा हूँ आपके सामने। जैसे कि हमारे पास है पहला एग्जांपल, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 2 इज अ नल सेट। हाँ, ये नल सेट है। क्या दो से और कोई छोटा है प्राइम? नहीं है। नहीं है तो क्या हो गया? नल सेट हो गया। अब है एक दूसरा एग्जांपल, ए इक्वल टू में एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 और एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स होना चाहिए। मैं आपको पहले लेक्चर में बताया था सिंपल्स को, इंटीजर्स और रियल नंबर्स के ज्यादा यूज होता है। तो आई और जेड जहां लिखा रहेगा वहां इंटीजर्स। तो तुम खुद ही सोचो कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 है, ये इंटीजर्स हो ही नहीं रहा है, ये तो सीधे माइनस में आएगा आंसर। तो क्या ये इसको इस रेंज में आ रहा है वैल्यू एक्स? नहीं, नल सेट है। अगर ए इक्वल टू 5 है, ए इक्वल टू कुछ भी नहीं, कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ कुछ भी नहीं लिखना, तो वो नल सेट है। ठीक है, एम्प्टी सेट बोले या तो वॉइड सेट। नेक्स्ट सेट के बारे में बात करें, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कैसा सेट है? एक ऐसा सेट जिसका केवल एक ही एलिमेंट, जिसका केवल एक ही एलिमेंट है, उसको सिंगलटन सेट बोला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में आपको बताऊं, ए इक्वल टू एक्स इज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। एक सिंगलटन सेट है जिसका केवल एक ही वैल्यू होगा 2। वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है जो कि है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। एक्स जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसलिए हमें ए
का जो है एक ही सेट मिलेगा, एक ही मतलब वैल्यू मिलेगा, जो कि है हमारा 2। क्लियर? जो कि हमारा 2। अब हम आगे बात करें, ये एक सिंगलटन है जो कि हमने ऊपर में डिस्कस किया था, ये भी एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। ये भी एक सिंगलटन है, ये भी एक सिंगलटन है। 0 और 2 के बीच में एक इंटीजर बताए तो एक ही एकलौता इंटीजर है जो कि है 1। 1 इंटीजर है, इसलिए 1 हमारा हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? होगा। 1 इंटीजर होगा कि नहीं होगा? होगा ना? 1 इंटीजर। अब आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज एम्प्टी सेट? कौन सा एम्प्टी सेट है? आपके सामने ऑप्शन है, और मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको मैं 45 सेकेंड्स का वक्त दे रहा हूँ। 45 सेकेंड्स, इस बार मैं थोड़ा सा ज्यादा समय दे रहा हूँ। 45 सेकेंड्स में आप लोग करके दिखाइए। हाँ, तो बन गया क्वेश्चन। मैंने 40 सेकेंड से कुछ ज्यादा ही वक्त दे दिया आपको। 45 सेकेंड से आंसर आया किसी का? कुछ तो आंसर आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आंसर क्या है। कौन सा एम्प्टी सेट होगा? अगर हम हर एक ऑप्शन को देखें तभी समझ पाएंगे, वरना कुछ नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज से अवगत कराना चाहता हूँ, वो है एंड वर्ड से। एंड वर्ड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कहने का मतलब है कि ये भी और ये भी दोनों साथ में आना चाहिए। तो साथ में आना चाहिए प्रभु, तो आपको मैं बताऊं कि x² इक्वल टू 9 है हमारे पास, और 2x इक्वल टू 6 है। तो x² इक्वल टू 9 है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हमारे पास आएगा x का वैल्यू 3, -3। और दूसरे एंड से 2x इक्वल टू 6 है, तो x इक्वल टू 3 आ रहा है। एक ये वैल्यू मिला, और एक ये वैल्यू मिला। मिला कि नहीं मिला? तो एंड में इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास एक ये सिंगलटन सेट आ गया। ये हमारा सिंगलटन सेट आ गया। हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन कर दिया ना कि 2x इक्वल टू 6 है, तो x का वैल्यू केवल 3 आएगा। तो जहां पे x का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो वहां a का जो सेट बनेगा वो केवल 3 बनेगा। बट वही अगर इसका बात करें इसमें, तो इसमें तो x इक्वल टू 3, -3 रहेगा ही रहेगा। बट यहाँ पे क्या है बात कि 2x इक्वल टू 4 है, तो 2x इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 2 हो गया। ना 2 मैच कर रहा है, ना ये कुछ मैच कर रहा है, ना कुछ नहीं मैच कर रहा है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? b इक्वल टू नल आ जाएगा। ऐसे लिखो, या तो फिर, हे प्रभु, या तो फिर, और b इज इक्वल टू 5 दे दो। ये नल सेट हो गया। बाकी का देखने का जरूरत ही नहीं है। बाकी में ऑप्शंस को बात करें, तो बाकी ऑप्शन में तुम्हारा क्या दिख रहा है? x+4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा -4, ये एक सिंगलटन सेट हो गया। 2x+1 इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू जो आएगा वो एक सिंगलटन सेट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट। एक और क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं। आज थोड़ा सा हैंड रिटन लाने का प्रयास किया, वो इसीलिए क्योंकि अगर हैंड रिटन में नहीं लाता था ना, तो पिछले लेक्चर में कैसे लंबा की समय खींचा गया। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा शॉर्ट वे में हो जाए, इससे तुम्हारा भी आसान काम हो जाएगा। इसमें बताना है कि नल सेट नहीं है। मैं इसको अंडरलाइन कर दी, नॉट। बहुत बच्चे ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि नहीं बन रहा है तो इसको नहीं, ऐसा नहीं। नॉट है तो नॉट पे ध्यान देंगे। सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि ऑड नंबर्स वो भी नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 होंगे? नहीं होंगे, तो ये नल सेट है। ये क्या है? नल सेट है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स,
हाँ ये नल सेट नहीं है, क्योंकि इसका केवल इकलौता ही है जो कि ये सिंगलटन सेट हो गया। तीसरा ऑप्शन है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स एक्स जो है, सॉरी एक्स होना चाहिए, ये पता नहीं कि मैं एन क्यों लिख दिया, एक्स लेस देन 5 और एक्स ग्रेटर देन 7। तो ये होगा, ये होगा क्या, एक्स लेस देन 5 होना चाहिए और एक्स ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। यहाँ पे एंड जो है इंटरसेक्शन का वर्क करना है, और जहां एंड इंटरसेक्शन का वर्क कर रहा है हमें इंटरसेक्शन पता करना है। जैसे कोई भी नंबर नहीं है जो एक्स ग्रेटर देन 5, एक्स लेस देन 5 पे, यानी कि 4 3 2 1 इस तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, ये 5 हो गया, ये 7, एक्स लेस देन 5 इस तरफ हो गया, एक्स ग्रेटर देन 7 इस तरफ। कुछ भी इंटरसेक्शन कहाँ है, इंटरसेक्शन है ही नहीं ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा नल सेट हो जाएगा। ये हो जाएगा नॉट, नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, नल सेट हो गया। y is a point common to any parallel lines, ये नल। पैरेलल लाइंस का आज तक कभी कॉमन पॉइंट मिला हमको, जरा बताओ, तुम 10th तक पढ़े हो पैरेलल लाइंस के बारे में, वो भी लीनियर इक्वेशन में, जहां पे हम लोग पैरेलल ड्रॉ करते थे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा था। भाई साहब आपने जितने भी ग्राफ बनाए हैं, क्या पैरेलल लाइंस का कोई कॉमन पॉइंट मिला, क्या नहीं मिला, तो नल है। तो कौन सा नल नहीं है, ये नल नहीं, इसका एक है, सिंगलटन सेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगलटन, कौन सा सिंगलटन है। 40 सेकेंड्स, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। तो देखो मैं सॉल्यूशन एक एक करके डिस्कस कर लेता हूँ ऑप्शन के साथ। हमारे पास पहला ऑप्शन है ए इक्वल टू एक्स सच दैट मॉड एक्स लेस देन 1 और एक्स है बिलोंग्स टू जेड। इस केस में क्या होगा कि इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ पे केवल एक ही वैल्यू बैठेगा जो कि है ए इक्वल टू में ये 0। पक्की बात। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एक्स सच दैट मॉड एक्स इक्वल टू 5 और एक्स लेस देन इंटीजर्स। तो इस केस में हमारे पास बी का सेट बैठेगा 5 होगा और एक -5। सी में क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो इस केस में सी का आ जाएगा 1 आ जाएगा और एक माइनस। और डी में है एक्स बिलोंग्स टू आर, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो नल सेट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कहानी में आ जाएगा। इसके रूट्स जो होते हैं ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ऐसा होता है। तो रूट्स हम लोग वहीं पे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। मैं बस बता दें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पार्ट है, ये रियल नंबर्स के दुनिया में नहीं की किया जाए, इसके रूट्स नहीं आते रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आयोटा के फॉर्म में है। इसीलिए तो हमारे पास सिंगलटन खोज रहा था, तो कौन सा ऑप्शन बैठेगा, फर्स्ट ही ऑप्शन बैठ गया बस। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फाइनाइट सेट्स के बारे में। फाइनाइट सेट्स क्या है, कुछ नहीं। फाइनाइट सेट्स के बारे में बात करें, फाइनाइट सेट्स के बारे में कुछ करना था क्या, नहीं कुछ करना। मैं बता रहा हूँ कि देखो फाइनाइट सेट्स क्या है, कुछ नहीं, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब जैसे कि हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड लेस देन 4, तो नेचुरल नंबर्स भी होना चाहिए और लेस देन 4 भी होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा हमारा, उस केस में हमारा होगा 1 2 एंड 3, समझ रहे हो, 1 2 एंड 3 होगा।
तो ये काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि फिक्स हो गया ना कि कितने होंगे, तो इसलिए फिक्स हो गया हमारा। वही अगर बात करें दूसरे एग्जांपल के बारे में, a इक्वल टू है एक्स एस डेट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 3, इसके जो रूट्स आएंगे 1 और 3 आएंगे, तो ये तो फिक्स हो गया। ये तो फिक्स हो गया ना, 1 और 3 आएगा, और ये तो केवल तीन ही एलिमेंट्स, फिक्स हो गया। तो जो एक है यहाँ पे मैंने पॉइंट बनाया है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। यानी कि ये हम लोग इस तरीके से लिखें, हमारे पास सेट ए सपोज करो कि इसका तीन तीन एलिमेंट्स और सेट बी के दो एलिमेंट्स, तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, यही तरीका हम लोग कर सकते हैं, कार्डिनलिटी के रूप में हम लोग लिखेंगे, कार्डिनलिटी के रूप में, जिसको एन इन ब्रैकेट ए लिखते हैं, एन इन ब्रैकेट ए और एन इन ब्रैकेट टू, है ना। तो ये फाइनाइट सेट्स का बात हो गया। इनफाइनाइट सेट्स के बारे में बात करें तो एक ऐसा सेट जिसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स, इनफाइनाइट एलिमेंट्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया, सेट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ये सब के सब इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। तो इनफाइनाइट होते हैं तो ये इनफाइनाइट सेट्स में आ जाएगा। और ये भी एक सेट में जिसको डिजाइन किया, एक है b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 पे ये आएगा पॉजिटिव की तरफ और ये आगे चलता जाएगा, समझ रहे हो। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 है, एक्स ग्रेटर देन 2 कॉमा माइनस 2, तो ये एक इस तरफ जाएगा और एक इस तरफ जाएगा, तो दोनों ही जा रहे हैं आपस में, तो टकराएंगे कहीं नहीं, ठीक है, कहीं का कोई इंटरसेक्शन बैठेगा नहीं। तो एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, तो फिर कुछ कह नहीं सकते, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि नंबर लाइन पे जब प्लॉट करेंगे ना, तो ये इस तरफ जाएगा तो फिर इस तरफ जाएगा, तो एरो इस तरफ बन जाएगा तो कहानी खत्म। वही अगर बात करें इक्वल सेट्स के बारे में, पर हाँ एक चीज मैं बता दूं कि मैं ये जो भी बता रहा हूँ मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में कि एरो कैसे बनता है। फिलहाल अभी ये डिस्कस कर लेते हैं इक्वल सेट्स के बारे में। इक्वल सेट्स में क्या है कि फॉर टू सेट्स ए एंड बी, if each element of set A are also present in set B and vice versa, then set A and set B are equal। कहने का मतलब है कि दो सेट से हमारे पास एक ए सेट है एक बी सेट है, एलिमेंट जितने भी सेट ए के हैं वो अगर प्रेजेंट है सेट बी में और वाइस वर्सा सेट बी के जो प्रेजेंट है सेट ए में, तब उस केस में जो दोनों सेट है वो इक्वल हो जाएंगे। यानी कि ए इक्वल टू 1 2 3 है, बी इक्वल टू 2 1 3 है, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। c इक्वल टू एक्स सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। और d है हमारे पास x इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 5, ऑड नेचुरल नंबर पे 1 और 3 आ रहा है, इसका भी रूट्स आ रहे हैं 1 और 3, तो इक्वल सेट्स करना है, तो यानी कि कार्डिनैलिटी सेम होना चाहिए, कार्डिनैलिटी सेम होना चाहिए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, इसमें जो है उसमें भी उतना ही रहना चाहिए, प्लस जो इसमें सेट्स है वो उसमें भी सेट्स होना चाहिए, इसका 1 और 3 आएगा, इसका भी 1 और 3 है, हो गए थे ना दोनों इक्वल, दोनों दोनों नंबर भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम, तो फिर बरोबर हो जाए, बरोबर है ना। वही अगर बात करें सिक्स्थ टाइप ऑफ सेट का, जिसको बोला जाता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या है कि टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ दे आर सेम कार्डिनल नंबर। यहाँ पे है कि एलिमेंट सेम हो या ना हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, उस केस में हम लोग उसको इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स तभी हो सकते हैं जब एन ए इक्वल टू एन बी हो जाए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यानी कि हमारे पास एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके सामने, ये है हमारे पास x सच दैट x नॉट x इक्वल टू 2, इसका है 2 और -2 है रूट्स, ओके। फिर है हमारे पास x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 4, इसके भी रूट्स हमारे पास 2 और -2। तो देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए इसमें 2, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे पास 2,
हो गया इक्विवेलेंट सेट्स। कार्डिनलिटी सेम आ रहा है ना, चेक करो, कार्डिनलिटी सेम आना चाहिए। कार्डिनलिटी सेम नहीं आ रहा तो फिर किससे होगा? हाँ, इसके बदले मैं ये भी लिखूंगा ना, इसके रूट्स हैं 1 और 3, दो रूट्स है, दो रूट्स है, तो यस हमारा जो है ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स है। ए इज इक्विवेलेंट टू बी, यानी कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है। अब बात करते हैं उस पर, इसमें बात कर लेते हैं पहले यूनिवर्सल सेट के ऊपर। यूनिवर्सल सेट में क्या है हमारा, कि एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट्स कंसिडर किए जाए। यानी कि हमारे पास ए इक्वल टू में ये हो गया 1 2 3, बी इक्वल टू में ये हो गया। मैं दो यूनिवर्सल सेट ले रहा हूँ, एक है नेचुरल नंबर्स का, दूसरा होल नंबर्स का, 0 1 2 से एंड सो 1 2 3 एंड सो। ये जो है ये यूनिवर्सल सेट्स हो गए ए और बी के, क्योंकि इस यूनिवर्सल सेट से ये दो बेटे जन्म ले। ठीक है, तो इसलिए ऐसा सेट जो सारे एलिमेंट्स कंसिडर कर रहे हैं जिस सेट को, उसके अगर सारे एलिमेंट्स उसमें है तो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। हमने ये लिया, इसका ये एलिमेंट है, इसका ये एलिमेंट है, हमने इस सेट को कंसिडर कर रहे हैं, तो इस जो सेट को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ये यूनिवर्सल सेट बन गया इसके लिए। दीज आर द यूनिवर्सल सेट्स ऑफ ए एंड बी। बस, अब यहां बात करते हैं सबसेट के बारे में। मेन बात यही, सबसेट क्या है, यानी कि सेट का बेटा सबसेट। ठीक है, सेट का बेटा सबसेट, यानी कि सेट बाप हुआ बेटा, सेट बाप। यानी कि दो सेट्स ए और बी, अगर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए है प्रेजेंट सेट बी में, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मान के चलो हमारे पास बी सेट है 1 2 3, इसके सबसेट्स क्या हो जाएंगे, एक 1 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और एक नल सेट भी हो सकता है। सबसेट कहने का मतलब है कि उसके बेटे बेटा बेटी, बेटा बेटी कौन है, एक ये भी बेटा बेटी है, ये भी बेटा बेटी, ये भी बेटा बेटी है, इन दोनों को ले लेंगे तो क्या भाई नहीं है, तो उसके बेटा हुए कि नहीं। इन दोनों को ले लेते हैं, दोनों बहन नहीं है, उसके बेटी हुई कि नहीं, ये इसके साथ भी जोड़ी बनेगा, सिबलिंग है, और तीनों ही सिबलिंग्स है, यानी कि तीनों का जीन सेम रहेगा, मम्मी और पापा का, है ना। और एक नल सेट भी रहेगा, जो कि उनके बहू या बेटी, सॉरी बहू या दामाद, उनको ऐसा सब। तो ये सबसेट्स है ना। बहू बेटी बहू दामाद को तो जन्म नहीं दिया जाता, बट आप परिवार का जो हिस्सा बन जाते हैं, तो वो बेटा बेटी से भी मतलब कि इस संबंध में हो जाता है। दामाद को बेटा बेटा कहा जाता है, बहू को बेटी बेटी भी बोला जाता है। उस केस में ये भी कहा जा सकता है, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ सबसेट्स का यही मतलब है, सेट्स का सेट्स सबसेट्स। अगर हम बात करें कुछ नोट्स के बारे में, 3 पॉइंट्स में यहाँ दर्ज किया। पहला पॉइंट है एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ अ सेट। एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट रहेगा सेट का, आप इसको जोड़ नहीं सकते, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अ सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ इट। हाँ, एक सेट जो है वो इटसेल्फ है सबसेट ऑफ इट, एक सेट खुद का सबसेट हो सकता है। नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास 2 to the power n, और n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट है। प्रूफ इसका मैं बताऊंगा पीएनसी चैप्टर में। तब तक हम लोग जो है पावर सेट की ओर बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है। पावर सेट कुछ नहीं, सबसेट्स का कंटेनर को पावर सेट बोला जाता है। ऊपर के एग्जांपल में हम लोगों ने देखा बी इज इक्वल टू 1 2 3, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है 8। सबसेट्स लिख दीजिए, लिख दिया। अब इस सबसेट्स को मैं सेट के अंदर डाल दिया, देखो एक सेट के अंदर मैंने डाल दिया, ये हो गया पावर सेट ऑफ सेट बी। इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे जितने उस सेट के सबसेट जितने होंगे। इस सेट के सबसेट्स 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, तो पावर ऑफ सेट भी हमारा 8 हो। ये रीडिंग को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब मैं जेई मेंस के भी वाईक्यूज कराऊंगा, या तो फिर बोर्ड्स के भी वाईक्यूज कराऊंगा, या तो फिर मैं पेपर्स करवाऊंगा आपसे डिस्कस, तो कभी कभार क्या होता है कि हम लोग ये भी लिखते हैं ना, ए ऐसे दिया,
फीलिंग, ये भी होता है। इसका रीडिंग कैसे करेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। खत्म। अच्छा, तो थैंक यू एवरीबॉडी। लेक्चर नंबर 2 यहीं पे हमारा एंड होता है। आपने यहां तक में जो भी समझा उसको एक बार रिवाइज कर ले। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, यहाँ तक खत्म होती है। आगे हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि अब आगे कोई पेज है नहीं। ठीक है, आगे कोई पेज नहीं है। तो मुझे नहीं मालूम था कि हाँ यहीं तक एंड हो जाएगा, पर क्या ही कर सकते हैं, एंड मुझे करना पड़ा क्योंकि मैंने कहा था कि हम लोग जो है लेक्चर वाइज डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को। टॉपिक्स आज हम लोग केवल टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े। टाइप्स ऑफ सेट्स को अच्छे से रिवाइज करना। मैंने 8 सेट्स के बारे में बताया। 8 यहाँ तक खत्म हो रहा है। फिर एक पावर सेट के बारे में मैंने बता दिया, क्योंकि सबसेट्स मैंने पढ़ा दिया तो इसलिए पावर सेट भी बता दिया। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। रिवाइज करो अच्छे से, नोट्स मिल जाएंगे आपको। स्क्रीनशॉट सब ले लीजिए, सबसे बड़ी बात यही है। बाकी आपको पीडीएफ में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं गूगल ड्राइव का लिंक मैं पेस्ट करते जाऊंगा, कॉपी पेस्ट। साथ साथ में मैं एक वेबसाइट भी डेवलप कर रहा हूँ जिसमें ये सारे लेक्चर्स वहां अपलोड होंगे। साथ साथ में आपको इस नोट्स के भी पीडीएफ वही मिल जाएंगे, जहाँ पे आप बिना ऐड के देख सकते हो और फ्रीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं इससे के कोई पैसा नहीं लूंगा। ये जो क्लास नोट्स हैं आप इसको मेंटेन कीजिए, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस को भी बनाइए। मैं होमवर्क देना चाहूंगा आप सभी को, मैं होमवर्क चेक करूंगा नहीं क्योंकि ऑनलाइन है, बट हाँ होमवर्क आप अगर बनाएंगे तो ये सबसे हमारी बड़ी बात नहीं होगी, आपके लिए होगी, क्योंकि आपकी डेवलपमेंट के लिए मैं कह रहा हूँ। होमवर्क कुछ नहीं है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 1.2 कॉमा एग्जाम्पल्स बिफोर। खैर अब तो नए वाले एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन दो एक्सरसाइज कर लो, 1.1 और 1.2 हो जाएगा उनका। दो ही एक्सरसाइज और प्लस कुछ एग्जाम्पल्स है 3-4। मैं डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज लास्ट में जब चैप्टर एंड हो जाएगा। मैं पहले से होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आपका सारे डाउट्स वहां मैं डिस्कस कर लूंगा उस लेक्चर में। और किसी को कोई डाउट है लेक्चर में, तो चलिए लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करेंगे। कमेंट सेक्शन आप ही का है, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, जो डाउट्स है वो लिख सकते हैं टाइमलाइन पे करके। मैं आपके डाउट्स को रिप्लाई कर दूंगा कमेंट्स में, कि अगर नहीं हो पाते तो मैं आपको वीडियो में रिप्लाई कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग, साइनिंग ऑफ राइट नाउ, बट देन विल मीट यू अगेन लेटर इन अगेन लेक्चर नंबर 3। मैं टॉपिक अभी रिवील नहीं करूंगा, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ राइट ऑन स्टडी की ओर से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं आप सभी का यहाँ तक लेक्चर को सुनने के लिए। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ और नए टॉपिक के साथ। होमवर्क करते रहिएगा ताकि मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जब डिस्कशन करूंगा तो आपको आसानी पड़ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। तो मीटिंग यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।